हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, क्या उसका फॉर्मूला है और उसके फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो सब कुछ आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता हो, फॉर्मूला आता भी हो तो भी कोई बात नहीं, लास्ट के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसको जाकर ज़रूर से कर लो, बिकॉज वो क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं और बहुत ही गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में होते हैं और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन जरूर कर लें। अगर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आता तो आप स्टार्टिंग से पूरा लेक्चर देखें। तो आप नोट्स बनाना और जो है क्वेश्चन आना, उसको क्वेश्चन आए तो उसको पहले पॉज करके ट्राई कर लेना। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखो यहाँ डेफिनेशन, रेजिस्टेंस इज resistance is the obstruction offered by the material to the flow of करंट। ठीक है, तो हम बात करें रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट। हमने यहाँ पर कंडक्टर के बारे में बात की थी। हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर को हमने V वोल्टेज के अक्रॉस उसको V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया था। ये हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमारा हाई पोटेंशियल पर है, ये हमारा हाई पोटेंशियल पर है, ये हमारा लो पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो ये देखो, ओके। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ये मेरा ई एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन है। तो हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट में फ्लो करेगा। ये सब कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट फ्लो करेगा और जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस तरफ, सपोज मैं इसको आई मान लेता हूँ, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन आई है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया है उसको मैंने बोल दिया है V। ओके, अब रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट। अब समझो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से मैंने आपको कोलिजन के बारे में बताया था कि मटेरियल के अंदर इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सपोज इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज बोल दो या इसको जो है न्यूक्लियस बोलते थे, ठीक है। तो इस पर जब आते थे इलेक्ट्रॉन इस पर टकराते थे और उसी टकराने की वजह से होता था कोलिजन, और उसी कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती थी वो डिक्रीज हो जाती थी, स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाता था और फिर से वो जीरो वेलोसिटी से फिर से स्टार्ट करता था। ठीक है, तो हर बार जैसे जैसे कोलिजन हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन की जो है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, इसलिए हमारा जो मतलब नेट करंट की जो वैल्यू आ रही थी वो भी हो रही थी, डिक्रीज हो जा रही थी। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज के जो एटम्स हैं या जो मटेरियल होता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो जो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब उसको रोक रहे हैं, मतलब समझे, इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक रहे हैं और उसी इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकने की वजह से हमारा जो करंट की वैल्यू वो भी कम आ रही है। बिकॉज हमने करंट का फॉर्मूला डिराइव किया था I = VDE/NA, हमने करंट का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इन लोग जो मटेरियल कोलिजन वाले मटेरियल्स हैं वो उसको डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो करंट की वेलोसिटी, करंट जो वैल्यू है वो भी आ रहा था डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? ये जो मटेरियल जो ऑब्स्ट्रक्शन जो रोक रहे हैं उसको जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन जैसे हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में, तो फ्रिक्शन क्या करता है, हम जो चलते हैं उसको रोकता है। उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकते हैं और उसी रोकने के फिनोमेना को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो ये है रेजिस्टेंस का थियोरेटिकल डेफिनेशन। अब फॉर्मूला वाइज समझे तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर लिखो, रेजिस्टेंस
इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द अप्लाइड करंट। ठीक है, तो थियोरेटिकल डेफिनेशन तो आपने सीख लिया, जो एटम्स के कर्नल होते हैं उसको कोलिजन रोकते हैं उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसका डेफिनेशन क्या है एनालिटिकली, मीन्स हम लोग फॉर्मूला में जो डेफिनेशन यूज़ करेंगे वो क्या है, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द अप्लाइड करंट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन अप्लाइड करंट। सपोज इसके अक्रॉस ऐसे मान लिया हमने कि इसके अक्रॉस जो है V का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ देखो ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस ठीक है, यहाँ और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको हमने V बोला है। और सपोज इसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और करंट इसके अंदर I फ्लो कर रहा है। तो यही होता है रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, R इक्वल टू V अपॉन आई, R इक्वल टू V अपॉन आई। इसको ओम्स लॉ से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बिकॉज ओम्स लॉ जो है हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ इक्वल टू व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वो ओम्स लॉ दूसरी बात है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको अभी ओम्स लॉ से इसको कंफ्यूज नहीं कर रहा है। ये डेफिनेशन है रेजिस्टेंस का, ये डेफिनेशन है रेजिस्टेंस का। और इस सारे जो है ये जो है सारे कंडीशंस के लिए ट्रू होता है। जो ओम्स लॉ होता है वो सारे कंडीशंस में ट्रू नहीं होता है, कोई कोई कंडीशन होता है जिसमें ओम्स लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते, उसके अंदर जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है कांस्टेंट होता है। लेकिन इस केस में ये रेजिस्टेंस जो होता है वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, अगर जैसे कि मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो सब चेंज हो रहा होगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पर वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो हमारा है स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं, सारे कंडीशंस में ट्रू होगा। अब कोई भी कंडक्टर हो उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और पता हो कि उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा हो, तो हम डेफिनेटली उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये है उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब इसका अगर डायमेंशंस की बात कर लें तो V जो होता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज, वोल्ट बोलते हैं, और I करंट होता है उसको हम बोलते हैं एम्पियर, करंट को हम एम्पियर में लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं वोल्ट, सॉरी इसका जो यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर, और इसको हमने एक नया टर्म दिया है जिसको हम बोलते हैं ओम। आप पता ही होगा आपको 10th स्टैंडर्ड में, इसको हमने नया टर्म दिया है, इसको हमने नया नाम दिया है ओम। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है, ओम्स लॉ हम बोलते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस का नाम पड़ा है OHM ओम। ओके, इसका जो है सिंबल है वो उसका यूनिट है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना करंट की वैल्यू कम आएगी, बिकॉज जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे अंदर के जो एटम्स हैं वो और भी इसको रोकेंगे और भी उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो जितना रोकेंगे उतना ही करंट की वैल्यू कम आएगी। तो इसका डेफिनेशन रेजिस्टेंस का वोल्ट पर एम्पियर। अब इसका हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ, जो हमने कल ये फॉर्मूला डिराइव किया था ना, E जो होता था हमारा नंबर ऑफ फ्री, जो E जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N जो था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, A जो होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो VD होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो ये सब के टर्म में अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो किस तरह से निकालते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। देखो हमको अब रेजिस्टेंस, हमको एक यहाँ मेन फार्मूला पता चल गया है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला जो होता है V अपॉन आई, मीन्स हम पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा रेजिस्टेंस। अब वो सारे टर्म्स के अंदर हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो देखो उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। हमको पता है यहाँ पर ये जो भी है V, ठीक है, हमको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है उसको फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि E/m इंटू टाउ एवरेज, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। आप बोलोगे सर हमने ये फॉर्मूला डिराइव ही नहीं किया था, हमने तो E/2m इंटू टाउ एवरेज डिफाइन किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। फर्स्ट लेक्चर के हमने कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने बोला था कि इसका फॉर्मूला जो आ रहा है VD का वो आ रहा है E/2m इंटू टाउ एवरेज, ही हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। लेकिन एक्चुअली फ्रेंड्स ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में बहुत ही क्लैश हो रहा है। मीन्स जैसे कि SC वर्मा बुक है उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज़ किया है E/2m इंटू टाउ एवरेज,
बिकॉज उनके जो डेरिवेशन का तरीका था मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों बीच में कोलिजन है, उनके बीच में हमने टाइम माना है टाउ, ठीक है, टाउ टाइम में इन दोनों कोलिजन करेंगे, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने लैम्बडा माना था, ठीक है। दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस जो है उसको हमने लैम्बडा माना है और टाइम को जो हमने टाउ माना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम बोलते हैं कुछ उसका नाम था लैम्बडा जो होता है, इनके बीच में मीन फ्री पाथ होता है, ओके। तो हमने यहाँ से हमने डेफिनेशन किस तरह से दिया था, हमने बोला था कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो जीरो वेलोसिटी स्टार्ट करता है u इक्वल टू 0 से, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², और हमने u को 0 बोल के हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था। हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या था इसका, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया था, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा था E/m। इसको हमने किस तरह से किया था, फोर्स ऑन, देखो E होता है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको हमने ma से कंपेयर किया था, तो ये हमको एक्सेलरेशन मिला था, उसको हमने यहाँ पर पुट किया था इंटू टाउ स्क्वायर, ओके। ये जो s था हमारा लैम्बडा हो जाता है, डिस्टेंस s जो हमारा लैम्बडा था, तो हमारे लैम्बडा की वैल्यू ये आ रही थी। तो हमने यहाँ पर देखो, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोल रहे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला था हमने कि लैम्बडा अपॉन टाउ मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लैम्बडा अपॉन टाउ किया था हमने, तो इससे हमारा फॉर्मूला आया था, देखो एक टाउ कैंसिल हो जाएगा अगर हम लैम्बडा अपॉन टाउ करूँगा मैं, तो यहाँ से फॉर्मूला आ रहा था हाफ ऑफ E/m। लेकिन बहुत सी स्टैंडर्ड बुक्स में और जनरली JEE के एग्ज़ाम में मैंने देखा, वेरीफाई किया कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है VD इक्वल टू E/m इंटू टाउ एवरेज। उन लोगों ने किस तरह से डेरिवेशन किया वो भी हम समझ लेते हैं। उन लोगों ने सेम यही लैम्बडा और टाउ माना, लेकिन उन लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया है V इक्वल टू U प्लस AT, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। और उन्होंने बोला है कि ये जो U है इसको हमने 0 माना है, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब जो एक्सेलरेशन आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, देखो ये VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है E/m इंटू टाइम जो है टाउ। उन लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ करके ये टाउ का डेफिनेशन निकाला है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी करेक्ट हो, लेकिन जो यूज़ किया जा रहा है, मेरा काम क्या है कि आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो बताना है, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया। लेकिन आपको यूज़ कौन सा करना है, आपको यूज़ ये फॉर्मूला करना है E/m इंटू टाउ एवरेज। ये फॉर्मूला भले भी करेक्ट हो, भले ST और मैं बुक में ये फॉर्मूला दिया है, लेकिन इसको आपको यूज़ नहीं करना है, बिकॉज जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह जो फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है वो ये फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है। आप ये फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाल लोगे तो आपका आंसर रॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, मेरे को आपको बतानी थी, ओके। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, V इक्वल टू U प्लस AT लगा के हमने ये फॉर्मूला निकाला E/m इंटू टाउ एवरेज। और हमको एक फॉर्मूला बताया यहाँ पर, जो E था उसको हमने बोला था V/L, V था पोटेंशियल डिफरेंस और L था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर था। इसका जो ये लेंथ था हमने L माना था, ये लेंथ हमारा L था। इसके क्रॉस सपोज देखो इस तरह से, इसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इसके अक्रॉस सपोज I करंट फ्लो कर रहा है, ये लेंथ L है और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम V/L करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको पुट कर देते थे, तो VD इक्वल टू आ रहा था मेरा EV/ml इंटू टाउ। टाउ जो था टाइम था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ओके। तो VD की हमारी ये फॉर्मूला आ रही थी। और हमको एक फॉर्मूला पता था यहाँ पर कि I इक्वल टू आ रहा था, I जो हमारा करंट था इक्वल टू आ रहा था VD/ENA। ये वीना का हमने पूरा डेरिवेशन किया था और इसके अंदर सारे टर्म्स के मतलब बताए थे। A जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया हो वही होता है ये A, ओके। N जो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमने यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी निकाली थी, उसको हमने बोला था N, ओके। E जो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है और VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ पर इसको हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे, देखो I इक्वल टू आ जाएगा EV/ml इंटू आ जाएगा ENA और टाउ भी आ रहा है।
तो यहाँ से क्या करता हूँ, देखो यहाँ से मैं करता हूँ इस तरह से, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा n² a टाउ अपॉन ml, n² टाउ a अपॉन ml इक्वल टू, और आ रहा है यहाँ पे v। ठीक है, सब टर्म आ गया, देखो n आ गया, 2 बार e आ गया, a आ गया, टाउ आ गया, v आ गया, नीचे ml आ गया। ठीक है, सारे टर्म्स हमारे एडजस्ट हो गए। अब हमको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस हमको पता है कि v अपॉन आई होता है, तो हमको यहाँ पर v अपॉन आई करना है, तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो मैं v अपॉन आई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, v अपॉन आई में करता हूँ तो देखो v अपॉन आई, आई नीचे का, ये सारे टर्म्स ऊपर आ गए, तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, ml अपॉन n² टाउ a, ml अपॉन n² टाउ a, ये हमारा सारा फॉर्मूला हो गया। और इसके v अपॉन आई को हमने रेजिस्टेंस बोला था, तो रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ml अपॉन n² टाउ a। ठीक है, इसमें आपको बात ध्यान रखनी है कि m जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, l जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है जिसके परपेंडिकुलर जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, टाउ जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, a जो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, और E जो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है। ये सब बात आप एक बार मेरे फिर से आप इसको पॉज करके एक बार नोट कर लो ये सारी बातें। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, ये हमारा रेजिस्टेंस का डेफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ, वो हमने टर्म निकाला था n e टाउ, उस सब के टर्म में ये रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आ गया। अच्छा, आपने 10th स्टैंडर्ड में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, ये 10th स्टैंडर्ड में सारे फॉर्मूले आते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब वो फॉर्मूला किस तरह से आता है वो हम समझते हैं। उसमें जो रो था हमारा उसको हम बोलते थे रेजिस्टिविटी, रो को क्या बोलते थे हम, रेजिस्टिविटी। अब वो फॉर्मूला किस तरह से आता है हम देखो, अब देखो ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, रेजिस्टेंस के अंदर ये फॉर्मूला हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो हमको उसके अंदर कितने सारे चीज़ चाहिए पता होगा। हमको पता होना चाहिए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमको पता होना चाहिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमको पता होना चाहिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको पता होना चाहिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एरिया, लेंथ। ये सारी वैल्यू हमको डिफरेंट मटेरियल के लिए पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये आ रही थी इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर देखो जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात करें, फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, तो मटेरियल के अंदर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो रहेगा कांस्टेंट। एन जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये हर मटेरियल पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी मटेरियल की बात करूं तो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी कांस्टेंट है। ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर भी कांस्टेंट बोलूं और किसी गिवन मटेरियल की बात करूं, तो ये जो सारे टर्म हैं, ये सारे टर्म ये जो है कांस्टेंट है। ये सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है। इसको मतलब तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, साइंटिस्ट लोगों ने क्या चाहा कि जो ये टर्म जो है हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, तो ये मटेरियल जो ये सारे टर्म है m अपॉन n² टाउ, इसको हम किसी वैल्यू से डिफाइन कर देते हैं, या इसको हम किसी टर्म से डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि हमको कैलकुलेशन में बार बार इसको यूज़ ना करना पड़े, m n² टाउ। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा पूरा कांस्टेंट टर्म है इसको हमने डिफाइन किया रो से। रो क्या होता है मेरे, रेसिस्टिविटी, और इसकी वैल्यू क्या है, रो इक्वल टू आ रही है m अपॉन n² टाउ, m अपॉन n² टाउ। अब क्या है, रो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट तो है, लेकिन कब कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। बिकॉज अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये टाउ है जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सोचो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो सपोज ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है और स्पीड से मूव करेगा, वाइब्रेशन उसके अंदर और तेज होगी, तो जो टाइम जो है यहाँ से यहाँ कोलिजन करने का जो टाइम है वो घट जाएगा, मीन्स टाउ जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो रो जो है वो बढ़ जाएगा। मीन्स जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो और मटेरियल कांस्टेंट कर दो, ठीक है, कौन सा गिवन मटेरियल है उसको कांस्टेंट कर दो, तो ये सारे टर्म जो है वो कांस्टेंट है। तो इसको हमने बोला है रो होता है रेजिस्टिविटी विच इज कांस्टेंट, ऑलमोस्ट तो कांस्टेंट होता है बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो ये जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हमने बोल दिया है रेजिस्टिविटी।
तो यहाँ से हमारा आर का जो फॉर्मूला आ रहा है, ये रो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आर इक्वल टू मेरा फॉर्मूला आ रहा है रो एल बाई ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो फॉर्मूला किस तरह से आता है, ये रो जो है कांस्टेंट हम किस तरह से यहाँ पर लिखते हैं, ये हमको पता चल गया। इसका मतलब क्या है कि आर जो है 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, रो पर जो रेजिस्टिविटी होती है ऑलमोस्ट फॉर गिवन मटेरियल और टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है, एल और एरिया, ठीक है, लेंथ पर डिपेंड करेगा और एरिया पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। मतलब देखो जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेंथ बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर अपने आप घट जाएगा, इसलिए ये रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन किस तरह से आया पूरा आपने देख लिया। अच्छा, रो जो होता है रेजिस्टिविटी होता है, और 1/रो हमने एक टर्म डिफाइन किया है फिजिक्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, वो भी आप नोट कर लो यहाँ पर ही शॉर्टकट में। कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी एक टर्म होता है कंडक्टिविटी इसको हम सिग्मा से डिफाइन करते हैं, वो होता है 1/रो। रो की जो वैल्यू है इसको रिवर्स कर दो तो हो जाएगा कंडक्टिविटी। मतलब आपने किसी ने आपको कंडक्टिविटी पूछा तो उसको 1/रेजिस्टिविटी बोल सकते हो। तो मतलब इसके देखो 1/रेजिस्टिविटी कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी NE² टाउ अपॉन m। तो ये जो होता है ये होता है कंडक्टिविटी की वैल्यू। आप सिर्फ रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला याद करो कि m/NE² टाउ, तो कोई कंडक्टिविटी पूछे तो आप डायरेक्टली 1/रेजिस्टिविटी कर देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का, ml/NE² टाउ है, उसके अंदर ये सारे टर्म कांस्टेंट थे तो उसको हमने नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसको हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ये फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, लेकिन इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, आज एकदम एडवांस लेवल तक क्वेश्चन लाया हूँ, और लास्ट में मैं 2-3 चैलेंजर क्वेश्चन भी लाया हूँ इसके ऊपर। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, भले बड़ा वीडियो, लेकिन पूरा वीडियो देख के जाना, पक्के से आपका 100% इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो पहले इसका थोड़ा फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फॉर्मूला है क्या। 1-2 एकदम इजी क्वेश्चन से उसको शुरुआत करते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। इसके फॉर्मूला के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसको आप ईजी क्वेश्चन हैं। अगर आपको इजी क्वेश्चंस आते हैं तो आगे बढ़ सकते हो, जिसके अंदर मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर इसका लेंथ सपोज L है, इसका विड्थ से सपोज मान लेता हूँ मैं 2L है, और इसकी जो हाइट है ये मान लेता हूँ मैं कि सपोज इसका लेंथ L है, सपोज इसको 3L बोल देते हैं, इसको 2L बोलते हैं और इसको L बोल देता हूँ। ओके, ऐसा मैंने कोई भी रैंडमली बोल दिया है, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि सपोज़ ये जो मेरा सरफेस, अच्छा कोई इसको नाम दे देता हूँ, सपोज़ ये मेरा है ओके क्या बोल देता हूँ, सपोज इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C, इसको D, इसको ओके इसको E बोल देता हूँ, इसको F, इसको G बोल देता हूँ, इसको H बोल देता हूँ। ओके, तो सारे सरफेस को मैंने ऑलमोस्ट नाम दे दिया है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द रेजिस्टेंस when current is flowing across, when current is flowing across, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा when current is flowing across ABCD, second when current is flowing across ये क्या बोलते हैं BCEF, BCEF। ओके, अक्रॉस की जगह बोल दो अलोंग बोल दो, आप अलोंग बोल दो। ओके, इस तरह से हम बोलते हैं। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि देखो फाइंड द रेजिस्टेंस व्हेन करंट इज फ्लोइंग अलोंग ABCD, मीन्स करंट का डायरेक्शन इस तरफ से ABCD के अलोंग फ्लो कर रहा है, मीन्स ये सरफेस जो है इसके इस तरह से फ्लो कर रहा है, मीन्स ये है मेरा करंट का डायरेक्शन। अगर ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा
तो हमने जो हमारा फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हमारा फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। ये मटेरियल पर जो कांस्टेंट है, सपोज ये मटेरियल मैंने मान लिया कि टेम्परेचर वो सब कांस्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी जो कांस्टेंट रहेगा L। अब बताओ इसके अंदर L कौन सा होगा। L देखो ये वाला L होगा कि ये वाला L होगा कि ये वाला L होगा, बिकॉज करंट इस तरफ, इस डायरेक्शन करंट का इस है, डायरेक्शन करंट का इसके अलोंग है, ABCD के अलोंग। तो देखो करंट किसके लेंथ के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, करंट ये लेंथ के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, तो हम लेंथ लेंगे यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर जो R1 इसकी वैल्यू आ जाएगी रो, लेंथ कौन सा लेंगे हम 3L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है, करंट के परपेंडिकुलर एरिया है ये, है ना। देखो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर एरिया यही होगा ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू 2L। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया हो जाएगा L इंटू 2L। समझ पड़ा ये मैंने क्या किया। तो यहाँ पे आ जाएगा R1 इक्वल टू आ जाएगा 3 रो अपॉन 2, 3/2 टाइम्स ऑफ रो L, 3/2 टाइम्स ऑफ रो L। ओके, ये मेरा करंट का सॉरी रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका। अब BCEF के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा हो तो देखो BCEF मीन्स करंट जो है इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये मेरा करंट फ्लो कर रहा है। इसको मैं I2 बोल देता हूँ, सपोज इसको मैं I1 बोल देता हूँ, इसको मैंने I2 बोल दिया। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या होगी, देखो R2 इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L अपॉन ए, लेकिन रो लिखा मैंने, L कौन सा होगा बताओ। अब करंट का इसके अलोंग फ्लो कर रहा है, तो लेंथ जो है ये वाला L आएगा कि नहीं, करंट जो है इसके अलोंग फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो लेंथ जो है ये वाला आएगा, बिकॉज करंट कौन से लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा है, वो है L अपॉन एरिया कौन सा लोगे। अब देखो ये है तो इसका परपेंडिकुलर एरिया हो जाएगा ये वाला, करंट के परपेंडिकुलर कौन सा एरिया है, ये वाला। तो इसका लेंथ क्या, देखो L लेंथ है और ये जो है सॉरी इसका लेंथ 3L है और ये 2L है, तो हो जाएगा 3L इंटू 2L। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू आ रही है रो अपॉन 6 टाइम्स ऑफ, रो अपॉन 6 टाइम्स ऑफ देखो L आ रहा है। ओके, तो ये आ रहा है। तो बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, इनमें से ये वैल्यू ज़्यादा है। ये वैल्यू क्यों ज़्यादा थी, बिकॉज हमारा लेंथ जो है वो ज़्यादा था। मैंने बोला था ना कि R इक्वल टू रो L बाई ये होता है, तो अगर आप लेंथ ज़्यादा रखोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है बिकॉज लेंथ ज़्यादा था। और यहाँ पर इस केस के अंदर देखो एरिया ज़्यादा कर दिया था हमने, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा कर दिया, इसलिए हमारी जो करंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो डिक्रीज़ हो गई। और इसमें लेंथ जो था L ही था और एरिया जो था वो 6L था, 6L², इसलिए इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है कम आई। तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ लूँ कि मतलब सोचो किसके, मतलब मैंने आपको डायरेक्शन नहीं दिया, ठीक है, करंट का डायरेक्शन नहीं दिया सपोज करो, और मैं आपको ऐसा पूछता हूँ कि फाइंड द करंट, find the resistance where current is minimum, सॉरी where current is maximum, ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ ध्यान रखना मैंने करंट लिखा है, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं लिखा है। तो हमको किसके अक्रॉस हम रेजिस्टेंस, सपोज हमको डायरेक्शन नहीं दिया इसी क्वेश्चन के अंदर। अब मैं क्वेश्चन को वापस से फिर से फ्रेम कर देता हूँ। अब ये सारा कुछ आप भूल जाओ, सेम क्वेश्चन वही पूछ रहा हूँ। सपोज मैंने इस तरह से ऐसे कर दिया है, ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर क्लियर कराना चाहता हूँ। देखो ये है मेरा 3L, ये है मेरा 2L और ये है मेरा L, ठीक है। ये साइड था मेरा ABCD, ओके, और ये था EFGH, तो ये मेरा साइड था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेजिस्टेंस व्हेन वेयर करंट इज मैक्सिमम। आप किसके अक्रॉस करंट फ्लो करोगे, करंट को इस तरह से फ्लो कराओगे, करंट को इस तरह से फ्लो कराओगे, या करंट को किस तरह से फ्लो कराओगे कि जो आपका करंट जो है मैक्सिमम आ जाए। सोचो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो अगर मेरे को करंट मैक्सिमम चाहिए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R। अगर मेरे को करंट मैक्सिमम चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या चाहिए मेरे को, मिनिमम। तो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा वही आपको ढूंढना है, सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा।
तो सबसे कम रेजिस्टेंस, मतलब मुझको रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या चाहिए, कम। रेजिस्टेंस मुझको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए। इसका मतलब एरिया उसका मैक्सिमम हो जाए, एरिया हो जाए उसका मैक्सिमम। तो सपोज देखो हम R इक्वल टू लिखता हूँ मैं, तो इसके अंदर देखो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा थी बिकॉज इसके अंदर लेंथ ज़्यादा था। सबसे पहले हमको सबसे छोटा लेंथ वाला लेना पड़ेगा। सबसे छोटा लेंथ ये है और एरिया जो है इसका देखो क्या आ रहा है, देखो इसका एरिया हो जाएगा 3L इंटू 2L 6L, मतलब इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी रो बाई 6L। ये जो था ABEF, मतलब हम जो अगर हमको करंट मैक्सिमम चाहिए तो हमको जो करंट जो रेजिस्टेंस जो होगा उसकी वैल्यू आएगी रो बाई 6L। और करंट का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, करंट का डायरेक्शन होगा इस तरफ, बिकॉज इस तरफ फ्लो कराने से रेजिस्टेंस जो है कम आ रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस कम आ रहा है इसलिए जो करंट है हमारा वो ज़्यादा आ रहा है। अब करंट किस तरह से फाइंड करोगे, I इक्वल टू V बाई R कर दोगे, ठीक है। तो V बाई अपॉन इसका पोटेंशियल सपोज V है, R कर दोगे तो R हो जाएगा रो बाई 6L। तो इस तरह से आपके करंट की वैल्यू भी आ जाएगी, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह से कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फाइंड द रेजिस्टेंस, या आप वोल्टेज को किसके अक्रॉस कनेक्ट करोगे कि आपका करंट मैक्सिमम आ जाए, तो आप वोल्टेज को जो है इसके ABEF के अक्रॉस कनेक्ट करोगे। मीन्स ऐसे इस तरह से वोल्टेज कनेक्ट करोगे, नहीं सॉरी, करंट हमको इस तरह से फ्लो कराना है ना, करंट हमको इस तरह से फ्लो कराना है, तो वोल्टेज जो है इस तरह से कनेक्ट कर दोगे तो आपका जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ओके। बिकॉज हमको रेजिस्टेंस मिनिमम तभी तो करंट मैक्सिमम होगा, ओके, तभी तो करंट मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। और एक वैरायटी क्वेश्चन आता है, उसको भी हम कर लेते हैं। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं, सेकेंड वैरायटी का क्वेश्चन। वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या होता है समझाता हूँ मैं आपको। सपोज हमारे पास इस तरह से एक रॉड है, अज्यूम करो कि हमारे पास इस तरह से एक रॉड है। ये रॉड का जो लेंथ है, वो L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है, ठीक है। इनिशियली ये कंडीशन है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमने इसका लेंथ जो है डबल कर दिया, हमने इसको स्ट्रेच करके, इसको खींच खाच के इसका लेंथ जो है हमने डबल कर दिया। तो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। सपोज इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, रो L बाई A। मैंने इसको खींच खाच के इसका लेंथ जो है डबल कर दिया, मीन्स हमने क्या कर दिया, इसका लेंथ डबल कर दिया, तो लेंथ जो है डबल हो गया। हमने इसको खींच दिया, इसको पकड़ के ऐसा सपोज दोनों तरफ से खींच दिया। इसका लेंथ जो है सपोज ये देखो पहले L था, अब मान लो कि ये जो है 2L हो गया। लेकिन समझो अगर लेंथ डबल होगा तो एरिया भी इसका कुछ ना कुछ घटा होगा ना। अगर आप इसको खींच रहे हो, आप किसी वायर को अगर खींचते हो अगर, तो उसका अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, तो ये जो है ये भी तो डिक्रीज कर जाएगा कि नहीं, समझे कि नहीं। सपोज करंट यहाँ से इस तरह से फ्लो कर रहा है I, तो यहाँ पर हमारा R इक्वल टू रो L बाई A आ रहा था, लेकिन हमने इसको खींच के बड़ा कर दिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी तो घट गया। तो इस केस में हमारा R डैश क्या होगा, R डैश होगा मेरा रो इंटू 2L। अब एरिया कितना घटा है, एरिया हमको नहीं पता ना कितना घटा है, तो एरिया को हमने मान लिया A डैश। अब A डैश किस तरह से फाइंड करेंगे, उसका भी एक ट्रिक होता है। A डैश किस तरह से फाइंड करेंगे, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमने डबल की है, लेकिन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सपोज एक मान लो कि आपके हाथ में सपोज कोई मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी का आपने कुछ ऐसा बनाया है, उसको आप खींच के लंबा कर दोगे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो घट जाएगा, लेकिन टोटल वॉल्यूम, मतलब मिट्टी का टोटल वॉल्यूम वो तो थोड़ी घटेगा, वो तो टोटल सेम रहेगा ना। तो हम वॉल्यूम को कंजर्व करते हैं, हम वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन। ये बात आप ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन के ऊपर एक हमारा आज का चैलेंजर क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे, ठीक है। अभी तो बेसिक का क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम क्या बोलेंगे, एरिया A1 इंटू L1 इक्वल टू A2 इंटू L2। ये मेरा वॉल्यूम कंजर्वेशन मैंने लगा दिया। A1 कितना है मेरा A, L1 कितना है मेरा L, A2 नहीं पता हमको, वो A डैश है, और L2 मेरा है 2L। तो A डैश मेरा आ रहा है, देखो L से L कैंसिल, मतलब A डैश मेरा आ रहा है A बाई 2।
मतलब जो फाइनल एरिया मेरा हो जाएगा वो a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा, पुट कर दो डायरेक्टली। तो r डैश कितना हो जाएगा मेरा, देखो ये रो इंटू 12 अपॉन हो जाएगा a/2, मतलब r डैश आ रहा है मेरा 4 टाइम्स ऑफ रो l/a, मतलब r डैश बोलूँ तो मैं 4 टाइम्स ऑफ r हो गया। मतलब सपोज इसका रेजिस्टेंस r था तो r डैश की वैल्यू आ रही है 4 टाइम्स ऑफ r, मतलब लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस आ रहा है 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस जो है 4 गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लेंथ डबल किया, एरिया भी तो घट गया ना, एरिया घटेगा तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया घटा दिया तभी भी रेजिस्टेंस बढ़ा, और लेंथ बढ़ा दिया तभी भी रेजिस्टेंस बढ़ा, इसलिए हमारा नेट रेजिस्टेंस जो आ गया वो 4R आ गया। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा सकते हो। ओके, तो ठीक है, अब इसको रफ कर देता हूँ। सपोज एग्जाम्पल अज्यूम करो आप, इसका लेंथ L है और सपोज हमने लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया। ठीक है, लेंथ को हमने क्या बढ़ा दिया, n टाइम्स, मतलब हमको नहीं पता, एग्जाम्पल एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं। लेंथ को हमने बढ़ा दिया n टाइम्स, इसका लेंथ L है तो n कोई भी हो सकता है, 2L 3L 5L जो है, हमको उसको n टाइम्स हमने बढ़ा दिया। ठीक, तब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, तो लेंथ आप n टाइम बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो है सपोज इसका लेंथ L था, अब बाद में आपने बढ़ा दिया इसको n टाइम्स ऑफ L, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो L से L कैंसिल, तो एरिया हो जाएगा a/n। मतलब जितने टाइम्स ऑफ लेंथ बढ़ाओगे उतने टाइम्स एरिया डिक्रीज कर जाएगा। और समझो यहाँ पर r डैश क्या आ जाएगा मेरा, r डैश आ जाएगा मेरा यहाँ पर देखो यहाँ पे n इंटू क्या था, देखो रो इंटू इसका लेंथ जो है nL है और एरिया जो है a/n है, तो यहाँ पे r डैश आ जाएगा मेरा n² टाइम्स ऑफ रो l/a, मतलब r डैश मेरा आ जाएगा n² टाइम्स ऑफ r। मतलब आप सोचो, अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे, आपने लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स ऑफ r आ जाएगा। लेकिन आप लेंथ को घटाओगे, सपोज इसको l/2 कर दोगे, इसको l/2 कर दिया, ये तो n की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, मैंने n का कोई वैल्यू डिफाइन तो किया नहीं है। तो आप n को सपोज इसका लेंथ आपने घटा दिया, इसको पिचका दिया इस तरफ, अगर आपने पिचका दोगे तो उसका लेंथ तो घट जाएगा लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। तो उस टाइम उसका रेजिस्टेंस सोचो, r डैश क्या आएगा मेरा, r डैश आ जाएगा मेरा n² r। सपोज आपने लेंथ को जो है घटा दिया, उसको l/2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने कितने टाइम घटाया इसको, L से लेके l/2 तक, मतलब आपने कितने टाइम्स घटाया, आपने इसको 1/2 टाइम्स घटाया है। तो यहाँ पे r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ r, तो r डैश की वैल्यू हो जाएगी r/4। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज़ करके उसको निकाल सकते हो। ठीक है, इसका हम एप्लीकेशन भी करेंगे आज के फॉर्मूला के अंदर। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इस सारे क्वेश्चन के अंदर सोचो आपने यहाँ पर देखो, इसमें और इसमें देखो, यहाँ पर रेजिस्टिविटी रो है और यहाँ पर मैंने रेजिस्टिविटी रो यूज़ की है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं है, दूसरी बात मटेरियल भी सेम है, ये मटेरियल और ये मटेरियल दोनों सेम है, इसलिए रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं हुआ होगा। वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पर, और मटेरियल चेंज कर दो तो रेजिस्टिविटी चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे जिसके अंदर रेजिस्टिविटी जो था वो भी कांस्टेंट था, रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट थी। लेकिन कोई क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी जो होता है वो वेरी कर जाता है, मीन्स चेंज कर जाता है, डिफरेंट या जो है लेंथ के साथ चेंज कर जाता है रेजिस्टिविटी। तो वो क्वेश्चन को किस तरह से करें वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन मीन्स हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है सिंपल सा है, देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 20 ओम। हमको रेजिस्टेंस दिया है वायर का 20 ओम। अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम्स इज लेंथ, देन रेजिस्टेंस विल बी। वायर को क्या किया है, देखो वायर सपोज इस तरह था, उसको लेंथ जो है 3 टाइम कर दिया, मीन्स लेंथ जो है कितना टाइम इंक्रीज कर दिया, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला पता है, r डैश इक्वल टू हो जाएगा n² r। तो यहाँ पर r डैश सीधा r डैश इक्वल टू n कितना हो जाएगा 3² r। मिनट क्या बोला है, रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू 3 टाइम्स इज लेंथ, तो r डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 टाइम्स ऑफ r। तो r की वैल्यू क्या है 20, तो आ जाएगा 180 ओम।
ओके, आर डैश की वैल्यू क्या आ गई 180 ओम। इसको आप फॉर्मूला से भी निकाल सकता हो अगर आपको ये नहीं पता हो तो, कि R1 हो जाएगा मेरा 20, R1 जो हो जाएगा 20, ये क्या था, ये मेरा रो एल बाई ए है सपोज, तो आपने लेंथ को जो है 3L किया, तो आर डैश हो जाएगा मेरा रो इंटू 3L, और एरिया जो हो जाएगा वो भी A/3 हो जाएगा वॉल्यूम कंजर्वेशन से, तो आर डैश आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए, और इसकी वैल्यू हमको दी है 20, तो 29 सा हो जाएगा 180। तो ये पहला क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा था। इसको रफ करके अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें वेरिएशन नहीं आता। अभी हम थोड़े एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास इस तरह से एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ओके, सपोज इस तरह से सिलेंडर है, कुछ इस तरह से, मीन्स मटेरियल जो है सिलेंडर के सिर्फ इतने पार्ट के अंदर है। ओके, और सिलेंडर का सपोज लेंथ L है, इसका जो ये रेडियस है ये R है, और बड़ा वाला रेडियस जो है वो 2R है। ओके, बड़ा रेडियस क्या है 2R। अब मान लेते हैं कि इसके इस तरफ वोल्टेज कनेक्ट किया है यहाँ से, और यहाँ से करंट जो है I फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है। हमको रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हम लगा देते हैं रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए, तो यहाँ पे रो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो लेंथ किसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस, तो एल की वैल्यू तो हो जाएगी एल, बिकॉज करंट किसके अलॉन्ग फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फ्लो करेगा ना करंट। और देखो ये मटेरियल जो है मेरा हॉलो है, तो करंट जो है सिर्फ मटेरियल के अंदर से ही फ्लो करेगा। अब कोई जगह खाली हो वहाँ से थोड़ी करंट जाएगा, जो मटेरियल रहेगा वायर उसके अंदर से तो करंट जाएगा ना। तो ये वाला हॉलो मटेरियल है, मीन्स करंट सिर्फ इसके अंदर पास करेगा। तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, सोचो ये है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हम काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज इसके अंदर करंट हमारा है ही नहीं, बिकॉज वो हॉलो है। तो उसको हमको टोटल में से उतना पार्ट माइनस करना पड़ेगा। तो पाई ऑफ 2R का स्क्वायर माइनस ऑफ पाई ऑफ R स्क्वायर, ठीक है, इसको हम स्मॉल r लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से मेरा वैल्यू हो जाएगा रो एल अपॉन 3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। इस तरह से मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये पार्ट हॉलो था, इसलिए यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अच्छा, इसी केस के अंदर एक और केस हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसको यहाँ से रफ करता हूँ और वो क्वेश्चन में कराता हूँ। तो वो क्वेश्चन हम करते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ओके, तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस ए एंड बी इज फिल्ड विथ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। क्या बोला है, हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियाई ए एंड बी इज फिल्ड विथ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। तो ओके, तो यहाँ पर हमको फिर से एक हॉलो सिलेंडर दिया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके, और यहाँ पर क्या बोला है, ओके ठीक है, अंदर ये पार्ट हॉलो है, इसका रेडियस जो है स्मॉल वाला रेडियस ए दिया है। ओके, ये रेडियस मेरा ए दिया है, अब पूरा रेडियस मेरा दिया है वो बी है। ओके, और क्या बोला है, इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो रो है, इसका लेंथ जो है वो एल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पर, देखो फाइंड द करंट थ्रू द एम मीटर। देखो यहाँ पे हमको इस तरह से कनेक्ट करके दिया है। अच्छा, इस तरह से कनेक्शन करने का मतलब क्या है कि देखो करंट जो है किसके अलॉन्ग फ्लो करेगा, करंट जो है मतलब देखो करंट जो है सपोज इसको इस तरह से इमेजिन करो कि ये अंदर जाके इस तरह से आ रहा है,
मतलब इस बार करंट का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, इस बार करंट का डायरेक्शन इस यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। ये मेरा करंट का डायरेक्शन है। सोचो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, इसी तरफ तो फ्लो करेगा, ऐसे तो जाएगा नहीं करंट। बिकॉज देखो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस सब अंदर वाले से लेके बाहर वाले तक कनेक्ट किया है। अब ऐसा मान लो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया है, तो करंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो करेगा, मीन्स अंदर से लेके बाहर तक फ्लो करेगा। तो इस बार हमारा लेंथ क्या होगा, इस बार हमारा रेंज इसके रेडियस के अलॉन्ग होगा, इसके रेडियस के अलॉन्ग हमारा लेंथ रहेगा। इस तरह से करंट फ्लो करेगा इस बार, ठीक है। इस बार करंट जो है इस तरह से फ्लो करेगा, ये मेरा करंट का डायरेक्शन। तो यही बात आपको ध्यान रखनी थी ये क्वेश्चन के अंदर कि वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट किया था। अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज कनेक्ट किया था तो करंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा था, लेकिन इस बार वोल्टेज हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट किया तो करंट जो है इसके अलॉन्ग फ्लो करेगा, मीन्स कर्व सरफेस एरिया के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है। अब इमेजिन करो कि आपके पास एक सिलेंडर है तो उसके कर्व सरफेस एरिया के अलॉन्ग करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ आप समझो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेडियस स्मॉल रेडियस ए है, बड़ा रेडियस बी है, इसका रेजिस्टिविटी रो है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का लेंथ आप समझो, करंट का लेंथ हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, करंट का जो एरिया है, करंट का जो एरिया है वो हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। किस तरह से चेंज कर रहा है आप देखो, अगर मैं यहाँ पर पहुँचूँ, सपोज इसको मैं अगर यहाँ पर पहुँचा हूँ, यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर जो करंट का एरिया होगा हम कौन सा एरिया लेंगे इस बार। अच्छा इस बार ये क्रॉस सेक्शन एरिया मत ले लेना, करंट के परपेंडिकुलर। सपोज करंट जो है कर्व सरफेस एरिया के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है, तो करंट के परपेंडिकुलर कौन सा एरिया आएगा, करंट के परपेंडिकुलर आएगा ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। करंट के परपेंडिकुलर इस बार कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सपोज मैं यहाँ तक पहुँचा, आप सोचो यहाँ तक पहुँचा, तो इस बार जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आएगा वो इस ये वाला आएगा, ये वाला कर्व सरफेस एरिया आएगा। यहाँ तक पहुँचूंगा तो दूसरा कर्व सरफेस एरिया आएगा, और आगे जाऊँगा दूसरा आएगा, और आगे जाऊँगा दूसरा आएगा। मतलब इस बार जो है एरिया इस वेरिएबल, इसका जो एरिया है वो हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरा सिलेंडर है, एग्जाम्पल समझो, ये मेरा सिलेंडर है, करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर पहुँचूँगा तो ये वाला मेरा सिलेंडर आएगा, ये सिलेंडर मेरे को लेना पड़ेगा। यहाँ पर पहुँचूँगा तो मेरे को ये वाला बड़ा ये सिलेंडर लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे सिलेंडर का जो है एरिया चेंज होता जा रहा है, एरिया क्या होता जा रहा है, चेंज। और ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन के अंदर और क्या खासियत है कि इसके अंदर इतना पार्ट जो है हॉलो है, ठीक है। इतना पार्ट क्या है, हॉलो। इसका ये रेडियस जो है ए है और बड़ा वाला रेडियस जो है वो बी है। तो इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस लिखूँगा dr। मैं क्या करूँगा यहाँ पर समझो, मैं यहाँ पर x डिस्टेंस दूर, यहाँ पर सोचो मैं अच्छा स्मॉल r डिस्टेंस दूर, यहाँ पर मैं dr विथ का एक सिलेंडर काटता हूँ। इसको मैं थोड़ा अच्छे से डायग्राम दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, बिकॉज वहाँ पर मैंने करंट का डायरेक्शन ड्रॉ किया है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से, सपोज ये मेरा एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ये मेरा एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सपोज उससे मैं r डिस्टेंस दूर जाके मैंने एक dr विड्थ का सिलेंडर काट लिया। मैंने क्या काटा, एक dr विड्थ का सिलेंडर। ये सिलेंडर जो है इसका लेंथ जो है ऐसा मानो, क्योंकि मेरे को इस बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया जो है इस बार वेरिएबल है। तो एरिया वेरिएबल होता है तो हमको एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो थिकनेस है ये जो है dr है, मीन्स इसका लेंथ जो है वो dr है। देखो करंट इस तरह फ्लो करेगा तो इसका जो करंट इसके अलॉन्ग जब फ्लो करेगा करंट, उसका जो ये विड्थ आ रहा है, ये वाला विड्थ, ये क्या आ रहा है मेरा dr। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, देखो ये सिलेंडर है, मैंने क्या किया यहाँ पर r डिस्टेंस दूर जाके एक सिलेंडर इस तरह से काट लिया, ठीक है। r डिस्टेंस दूर जाके एक सिलेंडर मैंने काट लिया। तो सिलेंडर का देखो, सिलेंडर का रेडियस जो है r है, सिलेंडर का रेडियस जो है r है।
तो सिलेंडर का एरिया क्या होगा, इस बार क्रॉस सेक्शन एरिया मत ले लेना, ये वाला एरिया मत ले लेना क्रॉस सेक्शन, हमको एरिया लेना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एल। इसका रेडियस जो है आर है और इस सिलेंडर का लेंथ तो अभी भी एल रहेगा, लेंथ तो एल ही रहेगा ना सिलेंडर का, टोटल लेंथ एल है तो लेंथ एल रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया 2 पाई एल आर एल, और इसका लेंथ किसके अलोंग करंट फ्लो करेगा, देखो इसके अंदर करंट पास करेगा तो इसके अलोंग फ्लो करेगा ना, तो इसका लेंथ आ गया डी आर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टिविटी रो है और लेंथ क्या है मेरा डी आर है, और यहाँ पर जो एरिया है मेरा वो क्या है 2 पाई आर एल। ये आपको समझ पड़ा कि नहीं किस तरह से लिखा मैंने। यहाँ पे लेंथ जो है इसको ए या बी मत लिख देना, बिकॉज ए है कि बी है हमको थोड़ी पता है, ये तो हमने कोई रैंडम पॉइंट माना है। और यहाँ पे इसका जो थिकनेस है वो डी आर है, थिकनेस जो है डी आर है, रेडियस जो है वो आर है। ओके, करंट किसके अलोंग फ्लो कर रहा है डी आर के अलोंग, तो लेंथ जो है डी आर है। तो यहाँ पर जो जो कांस्टेंट उसको पहले बाहर निकाल लो, तो रो अपॉन 2 पाई एल कांस्टेंट और डी आर अपॉन आर। अब मेन बात है इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करें, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, मटेरियल कहाँ से कहाँ तक है, इतना पार्ट तो हॉलो है, मटेरियल सिर्फ यहाँ इतना पार्ट में ही है, या देखो इतने पार्ट में है, तो मटेरियल सिर्फ ए से लेकर बी तक है, मीन्स इतने पार्ट में ही मटेरियल है। तो इंटीग्रेशन हम ए से लेकर बी तक करेंगे, 0 से बी नहीं करेंगे, ये मेरा 0 है, 0 से बी नहीं करेंगे, ए से बी करेंगे, बिकॉज ए से बी में मटेरियल है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा रो अपॉन 2 पाई एल डी आर अपॉन आल का हो जाएगा एल एन आर, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा ए से लेके बी तक, तो एल एन ऑफ बी बाई ए हो जाएगा, तो रो अपॉन 2 पाई एल एन ऑफ बी बाई ए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है इसके अंदर। ओके ठीक है, ये तो मेरी किसकी वैल्यू आई है, ये मेरी डी आर की वैल्यू आई है। अगर ये मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है मेरे को, ये वैल्यू है। पूछा क्या है, लेकिन मेरे को करंट पूछा है। तो करंट क्या होता है, करंट होता है आई इक्वल टू वी बाई आर। इसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको हमको ई दिया है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई बाई आर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू हो जाएगी रो अपॉन हो जाएगी 2 पाई एल इंटू एल एन ऑफ बी बाई ए। तो देखो आप कौन सा हो जाएगा, तो ये देखो ये सब ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई इंटू 2 पाई एल और नीचे हो जाएगा रो इंटू एल एन ऑफ बी बाई ए। तो ई इंटू 2 पाई एल इंटू रो इंटू एल एन ऑफ बी बाई ए। तो देखो ठीक है, तो मेरा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन मैच कर जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि करंट किसके अलोंग फ्लो कर रहा है, वो हमको ध्यान रखना था ये क्वेश्चन के अंदर। इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर करंट इसके अलोंग फ्लो कर रहा था, तो इस बार क्रॉस सेक्शन एरिया कभी भी चेंज नहीं हो रहा था और लेंथ भी नहीं चेंज हो रहा था। ठीक है, लेंथ जो था टोटल एल था, क्रॉस सेक्शन एरिया जो था वो पाई आर स्क्वायर था। लेकिन जब करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तब जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा वो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं अपने 2 चैलेंजर क्वेश्चन। तो उसमें से पहला जो चैलेंजर क्वेश्चन है वो देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये आज का चैलेंजर क्वेश्चन 1 है, जो बोलता है कि मेरे को रेजिस्टेंस को टॉपिक आता है, उसको ये क्वेश्चन देके एक बार ट्राई करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन टू 4 टाइम्स इट्स वैल्यू। क्या बोल रहे हैं कि हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 टाइम्स करनी है। उसके लिए हमने क्या किया, देखो हमारे पास सपोज ये देखो ये हमारे पास एक वायर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मेरे को जो है इजी क्वेश्चन तो इसके अंदर बहुत है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है। सपोज देखो ये मेरे पास एक कंडक्टर है या जो भी बोलो एक वायर है, ये वायर का लेंथ सपोज एल है, वायर का लेंथ एल है। ओके, और क्वेश्चन ने क्या बोला है कि देखो क्या बोला है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन टू 4 टाइम्स इस वैल्यू। हमको रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स करना है। उसके लिए हमने क्या किया है, अ फ्रैक्शन ऑफ इस लेंथ, मतलब पूरे लेंथ को हमने इंक्रीज नहीं किया,
ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है? ये क्वेश्चन के अंदर हम इस बार फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, मतलब सपोज अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, ये लेंथ को हम 2L कर रहे थे, तो उसके अंदर हम पूरे लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे, मतलब ये पूरे लेंथ को हम खींच के यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इंक्रीज कर रहे थे पूरे L लेंथ को। लेकिन इस बार हमको पूरे L लेंथ को इंक्रीज नहीं करना है, हमको उसका एक फ्रैक्शन L लेंथ को कोई फ्रैक्शन हमको इंक्रीज करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज हमारे पास इसका सपोज 3L, इसका रॉड का लेंथ है L, तो हमको इसका कोई फ्रैक्शन जैसे कि L/2, मतलब इसके सिर्फ आधे पार्ट को ही हमको इंक्रीज करना है, पूरे पार्ट को इंक्रीज नहीं करना है, ऐसा समझो। तो ये फ्रैक्शन बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर। द फ्रैक्शन ऑफ इस लेंथ इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली टिल द फुल लेंथ ऑफ वायर बिकम 3 times द ओरिजिनल लेंथ और फाइंड द फ्रैक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इसका लेंथ L है, इसके कोई एक फ्रैक्शन को हमने इंक्रीज किया है, तो मैं मान लेता हूँ वो फ्रैक्शन, पूरा लेंथ L है, मैं मान लेता हूँ वो जो फ्रैक्शन है वो जो है, सपोज वो फ्रैक्शन जो है मान लेता हूँ कि फ्रैक्शन इज x, ऐसा मान लेता हूँ कि फ्रैक्शन जो है x है। तो L में देखो L लेंथ था, हमने उसका x फ्रैक्शन लिया, जैसे वो x की वैल्यू 1/2 होगी, तो ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा। तो ये जो है x टाइम्स ऑफ L है, फ्रैक्शन क्या है, x टाइम्स ऑफ L। जैसे कि 3/2 टाइम्स ऑफ L हो गया, या L/2 1/2 टाइम्स ऑफ L हो गया, या 4/5 टाइम्स ऑफ L हो गया। तो उसको हमने x मान लिया है कि वो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसको हमने x मान लिया। तो हमने सिर्फ फ्रैक्शन को ही हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, बाकी पार्ट को तो ऐसे ही रखेंगे हम। तो ये x टाइम्स ऑफ L हो गया इतना लेंथ, तो बाकी का लेंथ कितना हो जाएगा, L माइनस x टाइम्स ऑफ L, तो इतना हो जाएगा L माइनस x टाइम्स ऑफ L। तो ये हो जाएगा L इंटू 1 माइनस x, ये तो 1 माइनस x टाइम्स ऑफ L लिख सकते हो इतने को, ठीक है। इतना हो जाएगा लेंथ 1 माइनस x टाइम्स ऑफ L, इतना हो जाएगा x टाइम्स ऑफ L। तो सिर्फ इसको ही हमको इंक्रीज करना है, यही क्वेश्चन की खासियत है, यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इतने को मैं इंक्रीज कर दूंगा, इतने को इस तरह से इंक्रीज करना है कि फाइनल रेजिस्टेंस आ जाए 4R। तो यहाँ पर सपोज मैं इतने को इंक्रीज किया, और इंक्रीज करने के बाद इसका जो एरिया है वो भी घट जाएगा ना, इतने पार्ट को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ना, तो इतना पार्ट जो रहेगा, ये जो मेरा लेंथ है 1 माइनस x टाइम्स ऑफ L, ये तो मेरा एज इट इज है, इतना मेरा एज इट इज है, और इतने पार्ट को इंक्रीज करके मैंने इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। x टाइम्स ऑफ L था, इतने पार्ट को इंक्रीज करके मैंने इतना बड़ा कर दिया कि जिससे कि फाइनल लेंथ ऑफ द मेरा पूरा वायर जो है वो 3/2 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा। लेकिन ये x टाइम्स ऑफ L था, ये कितना बढ़ा, ये वाला कितना बढ़ा, कितना हमने स्ट्रेच किया, कुछ पता नहीं है हमको। तो उसको हम मान लेते हैं कि जो स्ट्रेच हुआ x टाइम्स ऑफ L से, उससे तो बड़ा ही होगा, देखो इससे तो बड़ा ही है ये। तो मैं मान लेता हूँ k टाइम्स ऑफ XL, मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो k टाइम्स ऑफ XL हो गई, मीन्स इसकी लेंथ तो XL थी, लेकिन XL लेंथ से कितना बढ़ा, वो k टाइम्स ऑफ XL। अब जो मेरा टोटल लेंथ ऑफ वायर है, ये मेरा टोटल लेंथ ऑफ वायर है वो 3/2 टाइम्स ऑफ L है। यहाँ पर इसकी लेंथ 3/2 नहीं बोली थी, बोली है कि फुल लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स 3/2 टाइम्स ऑफ L। तो मेरा ये लेंथ जो हो गया वो 3/2 टाइम्स ऑफ L हो गया। लेकिन XL से कितना टाइम इंक्रीज हुआ, तो वो था k टाइम्स ऑफ XL। ये k की वो इंपॉर्टेंस समझे कि XL से कितना इंक्रीज हुआ, उसको हमने बोल दिया k टाइम्स इंक्रीज हो गया, ऐसा मैंने मान लो। जैसे कि XL से 2XL हो गया तो k की वैल्यू हो जाएगी 2, XL से 3XL हो गया तो k की वैल्यू हो जाएगी 3, और टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना है 3/2 टाइम्स ऑफ L। फ्रैक्शन को हमने x माना है, ठीक है, x हमको फाइंड करना, ये हमारा मेन टास्क है। तो किस तरह से करेंगे, क्या बोला है कि वायर का जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स ऑफ R हो जा रहा है। तो वायर का फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, 4 टाइम्स ऑफ R। तो फाइनल देखो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, देखो R1 मेरा क्या हो जाएगा ρL/A, तो उसको मैंने R बोला है। और फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो R फाइनल। पहले देखो इतने पार्ट, देखो इतना पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, इतने पार्ट का लेंथ होगा रो, तो ये रो मान लो, और इसका लेंथ कितना है 1 माइनस x टाइम्स ऑफ L। एरिया, एरिया सपोज इसका मान लो A है, एरिया सपोज इसका मान लो A है,
बिकॉज इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं इंक्रीज डिक्रीज। तो इसका एरिया जो है, इनिशियल जो एरिया था वही एरिया ये है, प्लस इसका भी रेजिस्टेंस हम गिनेंगे ना, ये भी जो स्ट्रेच हुआ है इसका भी रेजिस्टेंस गिनेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो इनटू इसका लेंथ कितना है, के टाइम्स ऑफ एक्सएल अपॉन इसका एरिया कितना होगा, समझो। अब फिर से हमको वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। इसका अगर लेंथ बढ़ा है के टाइम्स ऑफ एक्सएल तो एरिया के टाइम्स घट जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा के चेक भी कर सकते हो। इसका एरिया सपोज ए है और लेंथ है एक्सएल, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 करके चेक कर ले रहा हूँ वॉल्यूम कंजर्वेशन से, और एरिया फाइनल नहीं पता हमको, और जो A1 L1 और L2 मेरा फाइनल हो गया के टाइम्स ऑफ एक्सएल। तो देखो एरिया क्या आ रहा है, देखो एरिया मेरा आ रहा है A बाई के, ठीक है। एरिया मेरा क्या आ गया, A बाई के। तो फाइनल जो एरिया हो जाएगा इसका जो फाइनल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा कि A बाई के, मैंने उसको के माना है ना। और R फाइनल क्या है मेरा, 4 टाइम्स ऑफ रो L बाई ए। तो यहाँ पर इसको हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ रो L बाई ए। इसको R फाइनल लिख देता हूँ मैं, 4 टाइम्स ऑफ इधर ही लिख देता हूँ मैं, हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ रो L बाई ए। तो सब में से देखो रो L बाई ए टर्म्स कैंसिल हो गया, रो L बाई ए टर्म्स कैंसिल। तो क्या बच रहा है यहाँ से बच रहा है 4 इक्वल टू यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे बच रहा है के स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा 2 इक्वेशन है, हमको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे के भी है। तो हमको दूसरा इक्वेशन किससे मिलेगा, हमको बोला है कि फाइनल लेंथ रॉड हो गया 3/2 टाइम्स ऑफ एल। तो इससे हमारा दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो फाइनल लेंथ ऐड कर दो, ये लेंथ को और ये लेंथ को, हो जाएगा 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एल प्लस हो जा रहा है के टाइम्स ऑफ एक्सएल इक्वल टू हो रहा है 3/2 टाइम्स ऑफ एल। बिकॉज फाइनल लेंथ कितना हो गया रॉड का, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये मेरा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, और ये मेरा बनेगा सेकंड इक्वेशन। इससे देखो हमको x की वैल्यू चाहिए, मीन्स हमको k को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो ये l और ये l कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स प्लस के एक्स इक्वल टू हो रहा है 3/2। तो हो जाएगा के एक्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से जो k की वैल्यू आ रही है वो 1/2 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, 1/2 प्लस एक्स, और ये x नीचे गया तो अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हो जा रही है 1 प्लस 2x अपॉन 2x। तो ये मेरी k की वैल्यू आ रही है 1 प्लस 2x अपॉन 2x। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको जेईई एडवांस तक प्रिपेयर करना है तो ये क्वेश्चन करना जरूरी है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2x अपॉन 2x। क्वेश्चन बड़ा देखिए, हार नहीं मानना है आपको, हार नहीं मानना है। तो ये मेरा इक्वेशन आ गया k की वैल्यू आ गई मेरी 1 प्लस 2x अपॉन 2x। इसको इसके अंदर पुट कर दो, उसको इसके अंदर पुट कर दो। तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक। इसको यहाँ से मैं रफ करके उसको वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो k की वैल्यू मेरी क्या आई है, k की वैल्यू आई मेरी 1 प्लस 2x अपॉन 2x। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, अपना आंसर मिल जाएगा हमको। तो 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस के स्क्वायर। तो 1 प्लस 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर जो कि 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x अपॉन नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 4x स्क्वायर आएगा, लेकिन एक x से कैंसिल तो बचेगा 4x। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो 16x हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 4x और माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा, ये ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर खोला है, ठीक है। 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर उसको हमने ऊपर लिखा है। तो यहाँ से देखो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, और क्या बच रहा है यहाँ पे, देखो ये 4 है और 8 हो गया, 8x इस तरफ हो जाएगा माइनस, तो 8x इक्वल टू 1 बच रहा है।
तो x इक्वल टू आ रहा है 1/8। तो यहाँ से ये है मेरे फ्रैक्शन का आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। हमने इसको सिर्फ एक फ्रैक्शन के लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तब मेरा फाइनल रेजिस्टेंस किस तरह से आया उसको हमने इस तरह से फाइंड किया। हमने उसी लेंथ को माना x टाइम्स ऑफ l हो गया, उसके बाद उसको हमने सब फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसको सॉल्व नहीं पड़ा तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लो इसको, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको रफ करके करते हैं अपना आजकल सेकंड चैलेंजर क्वेश्चन। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो अब करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो हम करते हैं आज का अपना फाइनल चैलेंजर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, ये क्वेश्चन को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली फ्रॉम A to B। मतलब समझो कि इनिशियली सपोज उसका रेडियस A था, सपोज मान लो इसका रेडियस A था, A से B तक वेरी कर रहा है ना, तो उसका रेडियस A था। तो ये कंडक्टर है, इसको क्रॉस सेक्शन हमेशा लीनियरली वेरी कर रहा है, मीन्स ऐसे करके लीनियरली इसका क्रॉस सेक्शन जो है वेरी कर रहा है। और फाइनली इसका जो रेडियस हो रहा है वो B हो रहा है। ये बात आप समझे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो वेरी कर रहा है, हर डिस्टेंस पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जा रहा है। और फाइनली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है B। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, रेजिस्टेंस इसका रो दिया है और बोला है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अक्रॉस इस एंड्स। तो इसके अक्रॉस हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि देखो इसका जो एरिया है वो हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। एरिया जो है हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। ठीक है, अब इसका देखो इस तरह से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे रेडियस A है, यहाँ पे रेडियस B है। इसका जो टोटल लेंथ है वो L है। टोटल लेंथ क्या है वो L है, ऐसा मान लेते हैं। और आपको ऑप्शन दिए गए, पहले इसको आप ट्राई कर लो। तो हम करते क्या है यहाँ पर, देखो हमको रेजिस्टेंस किस तरह से लिखूँगा मैं, मेरे को रेजिस्टेंस करना क्या पड़ेगा हमको। देखो यहाँ पर एरिया हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है और इस तरह से वेरी कर रहा है। तो यहाँ से हम एक डिस्टेंस x डिस्टेंस पर एक हम पतली सी स्ट्रिप काटते हैं। अच्छा, जो पिछला वाला क्वेश्चन था सिलेंडर वाला, उसके अंदर हमने सिलेंडर काटा था क्योंकि लेंथ जो है कर्व सरफेस एरिया वेरी कर रहा था, लेकिन इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से एक स्लाइस काटा है, हमने यहाँ पर इस तरह से एक स्लाइस काटा है, या तो आप बोल दो डिस्क काटा है। इस तरह का सर्कुलर हमने डिस्क काटा है। आप मान लो, इसको इमेजिन करो कि पीछे भी इस तरह से एक्सटेंड हुआ है, हमने इस तरह से एक डिस्क काटा है। ठीक है, इसका लेंथ जो है x है, इसका सब x डिस्टेंस दूर हमने एक dx विड्थ का, ये जो विड्थ है ये dx है, तो dx विड्थ का हमने एक स्ट्रिप काटा है। ओके, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पर इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो रेडियस है इसका वो R है, इस पॉइंट पर इसका रेडियस जो है वो R है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेंथ क्या बनेगा, सपोज मैं सिर्फ इस डिस्क की बात करूँ तो इसके अक्रॉस लेंथ है dx और इसका रेडियस है R। तो यहाँ पर अगर इस डिस्क का मैं रेजिस्टेंस लिखूँ और बाद में हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, सब पॉइंट्स का A से लेके B तक, 0 से लेके L तक हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर वेरिएबल हमारा R रहेगा तो A से लेके B तक इंटीग्रेट करेंगे। तो जो हमारा वेरिएबल रहेगा उसके हिसाब से देखते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखता हूँ मैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी रो L बाई A, और उसके अंदर रो रजिस्टिविटी है, L लेंथ क्या है मेरा टोटल, इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ ये डिस्क की, इसमें लेंथ मेरा dx है। और एरिया क्या है, एरिया मेरा पाई r स्क्वायर है। तो ये मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मेरे dr की वैल्यू है, मेरे dr की वैल्यू है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए हमको यहाँ पर देखो, यहाँ पर dx दिया है और यहाँ पर r दिया है, यहाँ पर dx है, यहाँ पर r है। तो dx को हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते। यहाँ पर dx जो है वो भी वेरिएबल है, x वेरिएबल था, और r है वो भी वेरिएबल है। यहाँ पर r की वैल्यू चेंज हो रही है a से लेके b तक, और x है उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है 0 से लेके l तक। तो x भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, तो हम dx को r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, हमको r और x के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो वो रिलेशन किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमको r और x के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे पतली सी स्ट्रिप ड्रॉ की, ठीक है। तो ये मेरा r है और ये मेरा a है, तो मेरा इतना पॉइंट कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा r माइनस a। इतना लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, इतना लेंथ सिर्फ ये मेरा हो जाएगा r माइनस a, और ये वाला लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ देखो इतना a है और पूरा b है, तो ये मेरा हो जाएगा b माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सपोज इसको मैं थीटा मानूँ, इसको मैं थीटा मानूँ, तो मैं देखो ये डिस्टेंस मेरा x है, तो यहाँ पे देखो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा लिखूँ मैं तो हो जाएगा r माइनस a अपॉन, इसके लिए छोटे वाला ट्रायंगल के लिए लिखूँ तो हो जाएगा r माइनस a अपॉन x, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए लिखूँ तो tan थीटा हो जाएगा मेरा b माइनस a अपॉन l। ये पूरा लेंथ l है और ये मेरा b माइनस a है। तो यहाँ पे दोनों tan थीटा है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। हमारा काम क्या है, हमको r और x के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो r और x के बीच में रिलेशन मिल जाएगा इससे, तो r अपॉन a, r माइनस a अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a अपॉन l। इसको रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर एल, ओके, आर एल माइनस ऑफ ए एल इक्वल टू हो जाएगा एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए। हमको क्या करना है, हमको देखो यहाँ से l कॉमन निकालता हूँ, ओके। तो हमको देखो यहाँ b माइनस ए हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे हो रहा है r माइनस ए, और यहाँ पे हो रहा है b माइनस ए। हमको चाहिए r और x के बीच में रिलेशन, r और x, ओके। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, देखो इसको इस तरह से लिखता हूँ मैं कि r माइनस ए टाइम्स ऑफ l इक्वल टू मेरा ये हो रहा है। तो r और x के बीच में रिलेशन क्या होगा, l नीचे ले जाता हूँ तो हो जाएगा r माइनस ए। देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, फिर से करता हूँ मैं इसको। अब इसको रीअरेंज करना है, आपको सिर्फ r और x के बीच में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, देखो ये b माइनस ए का टर्म मेरा है ही, x ऊपर चला गया तो r इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए एक्स अपॉन एल प्लस ये जो a है इस तरफ चला जाएगा, समझे। देखो r और x के बीच में मेरे को रिलेशन मिल गया, किस तरह से, देखो b माइनस ए अब इंटू एक्स अपॉन एल और प्लस a, ठीक है, और प्लस a। तो इस तरह से मेरे को r और x के बीच में रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से हो जाएगा dr इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू dx डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर dx और dr के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो dr अपॉन dx कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एल, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 0, बिकॉज a कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो यहाँ पर dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर dx इक्वल टू हो रहा है, dx ऊपर गया तो हो जाएगा l इंटू डी आर अपॉन हो जाएगा b माइनस ए। तो dx की जगह पर ये टर्म मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ओके। तो dx की जगह पर अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो dr इक्वल टू आ रहा है, इसको आप नोट कर लो बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर dx की जगह पर रो इंटू dx की जगह पर मैंने l इंटू डी आर अपॉन नीचे पाई आर स्क्वायर है और b माइनस ए और आ गया। ठीक है, ये आपको समझ पड़ा। हमने क्या किया, dx और जगह पर वो वाला टर्म सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब देखो, अब जो मेरा इंटीग्रेशन है वो dr और r के रिस्पेक्ट में आएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन जो है ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो,
रो एल अपॉन पाई टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, ये सब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन बचेगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके आर तक। यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक, मैंने किसको वेरिएबल बनाया है, मैंने आर को वेरिएबल बनाया है। तो आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ए से लेके बी तक। अच्छा, आप जो है एक्स को वेरिएबल भी बना सकते थे। यहाँ पर आप डी एक्स की जगह पर डी आर वाला भी सब्सटीट्यूट करके आप जो है एक्स को वेरिएबल भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक्स को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दें, उसको भी ट्राई कर लेना। आप एक्स को 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट कर दें, दोनों में आंसर आपको सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करूँगा, क्योंकि मेरा आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। देखो ये मेरा आर है, आर जो है ए से लेके बी तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन आर। तो होगा मेरा -1 अपॉन आर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेके बी। तो देखो ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए। तो यहाँ पे बचेगा मेरा 1 अपॉन ए माइनस ऑफ 1 अपॉन बी। तो ऊपर आएगा b माइनस ए का टर्म, नीचे आएगा ए बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर आएगा रो एल अपॉन पाई टाइम्स ऑफ ए बी। देखो ऊपर b माइनस ए का टर्म आएगा, तो b माइनस ए और b माइनस ए कैंसिल, नीचे बचेगा ए बी। तो मेरा ये फाइनल आंसर आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। r इक्वल टू क्या आ रहा है, रो एल अपॉन पाई ए बी। अब ये फॉर्मूला को याद भी कर सकते हो कि यहाँ का रेडियस ए हो, यहाँ का रेडियस बी हो, तो डायरेक्टली पुट कर सकते हो। देखो यहाँ का रेडियस अगर 1 हो, यहाँ का 2 हो, तो डायरेक्टली आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि हर स्टैंडर्ड बुक में दिया होता है। तो इसको हमने, आज का हमारा सेकंड चैलेंजर क्वेश्चन था, इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। ओके, इसको फॉर्मूला को आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो होप करता हूँ आपको आज का क्वेश्चन समझ पड़ा होगा और आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। आज में जो भी एडवांस क्वेश्चन है, जो भी मेंस लेवल के क्वेश्चन कराए थे, वो आपने पूरे किए होंगे और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो होप करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। अगर समझ पड़ा हो तो जाते जाते आप सिर्फ लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आप पढ़ाई करते रहो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।